तो गाइज़ फाइनली आप सभी को पता है कि JKSSB ने कल की डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने CBT टेस्ट की डेट्स दी थी डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट को लेके। जो JKSSB JEE सिविल के एग्ज़ाम हो रहे थे जल शक्ति और PWD R&B डिपार्टमेंट के अंदर, उन जो JEE की पोस्ट है उनके जो एग्ज़ाम है वो 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि 15 सितंबर को, इस महीने की 15 डेट को जो एडमिट कार्ड है साइट पर रिलीज़ हो जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की रिवीजन कराने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का फुल सिलेबस एक सिंगल लेक्चर में कराऊंगा। हाँ, ये लेक्चर जो है वो ज़रूर 1 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन का बन सकता है, बट यकीन मानिएगा कि इस लेक्चर में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का फुल सिलेबस मिल जाएगा और चांसेस है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी सिलेबस से पूछे जाएंगे। इसके अलावा ना सिर्फ JKSSB JEE सिविल के लिए, आप SSC JEE सिविल की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी लेक्चर्स भी मैंने फुल सिलेबस लेक्चर जो हैं वो डाले हुए हैं अपने चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की मैंने PDF बनाई है। तो चलिए आज फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉर ए फ्लूइड द shear stress was found to be directly proportional to rate of angular strain. The fluid is classified as, कह रहा है कि अगर फ्लूइड में जो shear stress है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन के या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के, तो वो फ्लूइड कौन से होते हैं? तो उनको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के मुताबिक अगर फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन या एंगुलर डिफॉर्मेशन के, तो उस फ्लूइड को कहा जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। अब देखो आपको बताता हूँ फ्लूइड कितने टाइप्स का होता है। अब देखिएगा इस टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। देखो जनरली फ्लूइड दो तरह के होते हैं, आइडियल और रियल। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो परफेक्ट फ्लूइड होते हैं, जिनको इमेजिनरी फ्लूइड कहते हैं। मतलब ऐसे फ्लूइड जो इमेजिन किए जाते हैं बट एग्जिस्ट नहीं होते। ये ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनमें विस्कोसिटी ज़ीरो हो, सरफेस टेंशन ज़ीरो होती है, शेयरिंग फोर्स ना हो और इनकम्प्रेसिबल हो। आपको बता दूं कि पानी इनकम्प्रेसिबल है तो कुछ हद तक पानी को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। दूसरी टाइप देखिए तो यहाँ पे रियल फ्लूइड्स, रियल फ्लूइड को हम एक्चुअल फ्लूइड या प्रैक्टिकल फ्लूइड भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक्चुअल फ्लूइड किस फ्लूइड को कहते हैं। तो देखो ये ऐसे फ्लूइड हैं जिनमें विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, शेयरिंग फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी हो, उनको रियल फ्लूइड, एक्चुअल फ्लूइड या प्रैक्टिकल फ्लूइड कहते हैं। इसके अलावा देखो रियल फ्लूइड दो तरह के होते हैं, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं, यानी जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, फॉर एग्जांपल वाटर। और वहीं भी जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करते, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है एंगुलर डिफॉर्मेशन के। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, देखिए आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होती है, यील्ड स्ट्रेसिंग। देखिए आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। कई बार ये डायग्राम देते हैं और इसमें पूछते हैं कि बताइए न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ कौन सा है। देखो इस एक्सिस पे हमने शेयर स्ट्रेस रिप्रेजेंट किए, इस एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy। अब यहाँ पे ये देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। और वहीं पे अगर बात करें हम नॉन न्यूटोनियन की, तो इनका इस तरीके से बनता है। और अगर हम आइडियल प्लास्टिक, जो हमारे फ्लूइड आइडियल प्लास्टिक करो, तो इसमें देखिए यहाँ से बनता है। तो इसमें जो शेयर स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस है वो शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पर। देखो गाइज थोड़ा सा ना मतलब लगेगा कि बोरिंग लेक्चर है, बट आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा और पूरी फ्लूइड जो है आपको 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। देखो पॉइज इज़ द यूनिट ऑफ, तो पॉइज किसका यूनिट है? डायनेमिक विस्कोसिटी का। डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल सेकंड भी होता है, क्योंकि पास्कल का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पास्कल और आगे सेकंड है, तो कई बार पास्कल सेकंड में पूछते हैं किसका यूनिट है, तो वो भी डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है। ये इस रिलेशन से आता है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du/dy। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करता है म्यू, और ये होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी। और यहाँ पे देखो जो पॉइज है ये जो होता है हमारा CGS सिस्टम में, और 1 पॉइज होता है हमारा 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये पास्कल सेकंड के बराबर भी होता है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, और आगे सेकंड। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स बताता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स के, जिनमें से क्वेश्चन
आता ही आता है। सबसे पहले काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको वी से डिनोट करते हैं, ये होता है रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, मतलब यूनिट वेट वाटर का या डेंसिटी वाटर की। इसका ऐसा यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड सीजीएस सिस्टम में 1 स्टोक के बराबर होता है। तो याद रखिएगा स्टोक जो है ये ऐसा यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, और जो हमारा पॉइज है वो ऐसा यूनिट है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। अब देखिए यहाँ पे मास डेंसिटी क्या होता है। मास डेंसिटी होता है मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास को हम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर क्यूबिक मीटर। इसके अलावा स्पेसिफिक वेट, वेट ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का न्यूटन और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे वेट और मास का क्या रिलेशन है, जो वेट होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट की जगह पे अगर mg पर क्यूबिक मीटर लिख लें तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, तो स्पेसिफिक वेट हो जाता है मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। इसके अलावा स्पेसिफिक वॉल्यूम ये इन्वर्स होता है मास डेंसिटी का, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू मास ऑफ फ्लूइड, क्यूबिक मीटर पर केजी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये होता है मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू दैट ऑफ रेशियो मास डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि यूनिट होता है सेम चीज़ का। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की 1 होती है, मरकरी की होती है 13.6, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, गेज प्रेशर किसके बराबर होता है। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बताता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेते हैं या डेटम लेते हैं, ठीक है, जिसके रेफरेंस से बाकी प्रेशर मेजर करते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे जो है हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ये लिया जाता है डेटम, और इससे ऊपर जो प्रेशर होता है वो होता है पॉजिटिव, जिसको हम मानते हैं गेज प्रेशर, और इससे नीचे जो प्रेशर होते हैं ये होते हैं हमारे नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि गेज प्रेशर किसके बराबर होगा। गेज प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो अगर हमें यहाँ पे गेज प्रेशर निकालना है तो गेज प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो। और वैसे अगर बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर का क्या रिलेशन, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को यहाँ पे एक्चुअल प्रेशर या टोटल प्रेशर भी कहते हैं, याद रखिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर, यूट्यूब मैनोमीटर मेजर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या मेजर करता है, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो मैनोमीटर क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होती है जो प्रेशर मापता है फ्लूइड का। अब मैनोमीटर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल मैनोमीटर, एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर के 3 टाइप्स है, जैसे पीजोमीटर सिंगल होता है जो प्रेशर मेजर करता है सिंगल पाइप का, यूट्यूब मैनोमीटर ये भी सिंगल पाइप का प्रेशर मेजर करता है, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर इसमें एक्स्ट्रा एक कॉलम होता है जिसका लार्ज बेसिन होता है। और यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर की टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखो गाइज जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी सिविल के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे जेकेएसएसबी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे गेट का एग्जाम हो। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट हैज। अब पास्कल लॉ क्या कहते हैं, देखो ब्लेज पास्कल ने 1653 में एक लॉ दिया था जिसको नाम कहते हैं पास्कल लॉ। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उसमें किसी बॉडी को डालोगे उस पर जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, प्रेशर का, वो हर डायरेक्शन में बराबर होगा। ब्लेज पास्कल ने 1653 में दिया था। अब इस फ्लूइड की बहुत सारी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, कई बार पूछते हैं। हाइड्रोलिक रैम हो गया, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। कई बार पूछते हैं कि जैसे हाइड्रोलिक जैक किसकी एप्लीकेशन है, तो ये सारी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा इस आपकी स्क्रीन पर, इफ द डाया ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन द कैपिलरी राइज विल बी। कह रहा है कि अगर डायमीटर कैपिलरी ट्यूब का डबल कर देते हैं, मान लो पहले डी था डबल हो जाएगा, तो कैपिलरी राइज क्या होगा। देखो डाया डबल हुआ, जितना राइज हो रहा था उसका आधा ही होगा, हाफ होगा। कैसे होगा प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो कैपिलरी राइज या फाल किसके बराबर होता है, इसका ये जो फॉर्मूला है ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिलरी राइज होता है, ये होता है 4 टाइम्स सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा अपॉन गामा डी, ठीक है। और यहाँ पे H क्या है, यह कैपिलरी राइज या फाल, सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन, डी क्या है डायफ कैपिलरी, गामा क्या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब देखिए मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने ये
ट्यूब डाली। अब इस ट्यूब में क्या होता है, या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। मान लो फ्लूइड जो है वो राइज होता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे लगती है हमारी सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा। ये जो एंगल होता है ये होता है हमारा ये थीटा, जो कॉस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अगर डाया डबल हो जाए, डाया डबल हो जाएगा तो सरफेस टेंशन, डेंसिटी और थीटा कांस्टेंट है, खाली डाया डबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1/H2 इक्वल टू D2/D1। तो H2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1 इंटू H1/2D1 यानी हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर डाया डबल कर दो तो जो राइज है वो आधा हो जाएगा, और अगर डाया जो है वो हाफ कर दो तो राइज जो है वो डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन पर मीटर इन ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर 0.075 mm डाया। देखो कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितनी होगी, सरफेस टेंशन है वाटर ड्रॉपलेट पे 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर यूनिट होता है, ये भी याद रखिए। और डाया ड्रॉपलेट का 0.075 mm। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस उसी ड्रॉपलेट का। तो यहाँ पे 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस फॉर्मूले में डाल दो, 2 इंटू सरफेस टेंशन 0.075 न्यूटन, और यहाँ पे 0.075 इसका हाफ करोगे तो 0.0375, और उसको डिवाइड बाई 1000 करोगे तो ये वैल्यू आती है। तो सारी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई। अब देखो पानी में किसी चीज़ को हम डुबाते हैं तो वहाँ पे एक अपोजिट फोर्स आती है, ठीक है। अगर ये मान लो पानी है, इसमें किसी चीज़ को आप डुबाने की कोशिश करोगे तो एक अपवर्ड फोर्स आती है जिसको कहते हैं बाइंड फोर्स। तो इस बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये आर्चिमेड प्रिंसिपल से हमें पता चलता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, सेंटर ऑफ बाइंड से क्या होता है। देखो सेंटर ऑफ बाइंड से क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई पानी फ्लोट कर रही है, यहाँ तक पानी है। अब इसकी जो टोटल हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका जो हाफ पॉइंट होता है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जितनी ये पानी के नीचे, मान लो यहाँ से नीचे ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का जो हाफ होगा वो होता है सेंटर ऑफ बायंसी पॉइंट, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आर्चिमेड प्रिंसिपल ने क्या कहा था, उसने कहा था वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स बॉडी इन ए लिक्विड इज इक्वल टू बॉडीज वेट। मतलब किसी भी फ्लोटिंग बॉडी का वेट कितना होता है, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगी उसका जो वेट है वो बॉडी के वेट के बराबर होता है, और वही बाइंड फोर्स होती है, और यही आर्चिमेड प्रिंसिपल, आर्चिमेड का जो सिद्धांत है कहता है। अब देखो यही चीज़ मैं आपको पीछे समझा रहा था कि जो टोटल एच है इसके हाफ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और नीचे जो एच है इसके हाफ पे जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ बायंसी होता है। तो सेंटर ऑफ बायंसी की लोकेशन क्या कह रहा है, अंडर वाटर बॉडी के हाफ में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इस बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ। तो बल्क मॉडुलस किसका रेशियो होता है, देखो बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये इन्वर्स होता है कंप्रेसिबिलिटी का, कंप्रेसिबिलिटी होता था ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन स्ट्रेस, तो ये इसका इन्वर्स होता है। अब देखो कैपिलरी मतलब राइज या फॉल किस वजह से होता है, ये फ्लूइड में सरफेस टेंशन, एडिशन और कोहिजन, इन तीनों की वजह से जो है फ्लूइड में कैपिलरिटी होती है। जिन फ्लूइड में कैपिलरिटी होती है उनके होने की वजह सरफेस टेंशन, कोहिजन और एडिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी लाइन लाइज अबोव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू। अब देखो 2 लाइनें होती है, एक होती है टोटल एनर्जी लाइन, एक होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अगर तीनों हेड को कंसिडर करें, ये आ गया पोटेंशियल हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड। अब देखो आपको बता दो पोटेंशियल हेड होता है सिर्फ पाइपलाइन में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर फ्लूइड उसमें नहीं होता। इन तीनों हेड की जो लाइन है मान लो इतनी है, इतना आ गया, इसमें मान लो डेटम हेड, इतना पोटेंशियल और इसमें वेलोसिटी हेड, तो ये लाइन आ गई। ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी लाइन TGH। और दूसरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये होती है प्रेशर हेड और डेटम हेड के बराबर, मान लो ये यहाँ तक है, खाली इसमें 2 पॉइंट है। तो बता रहे ये जो एक्स्ट्रा होता है, जो टोटल एनर्जी लाइन है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से कितनी एक्स्ट्रा होती है, तो कितनी एक्स्ट्रा होगी, ये एक्स्ट्रा होगी वेलोसिटी हेड के बराबर, क्योंकि इसमें वेलोसिटी हेड जो है वो कम है। तो यहाँ पे याद रखिएगा डेटम हेड को हम पोटेंशियल हेड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज। अब देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हवा की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है, लेकिन पानी की डिक्रीज होती है। आपने देखा होगा कि पानी को गर्म करोगे तो उसका गाढ़ापन खत्म होता है,
फ्रीज करते हैं तो गाढ़ापन बढ़ता है। तो लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/रूट ऑफ टेम्परेचर, बट गैसेस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे फ्लूइडिटी क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं कि फ्लूइडिटी क्या होता है। इट इज़ रेसिप्रोकल या इन्वर्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखो गाइज, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और याद देखो आपने 11 क्वेश्चन किए हैं तो लगभग कितना सिलेबस हो गया। तो अगर आप 60 क्वेश्चन करते हो तो कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बोरिंग ज़रूर होगा, बट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपका सारा सिलेबस होगा। कह रहा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज द मेटा सेंटर शुड बी। स्टेबिलिटी के लिए फ्लोटिंग बॉडीज़ की मेटा सेंटर कहाँ पे होना चाहिए? तो स्टेबिलिटी फ्लोटिंग बॉडीज़ की डिटरमाइन की जाती है मेटा सेंटर की पोजीशन से। अब ये मेटा सेंटर क्या होता है? देखो, कोई बॉडी है, ठीक है, अगर उसको हम ऑस्कुलेट करें, ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो ऑस्कुलेट होती है उस पॉइंट को कहते हैं हम मेटा सेंटर। यहाँ पे डायग्राम में देखिए नीचे आप, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी लाई, तो इस पॉइंट के अबाउट ये ऑस्कुलेट करिए तो ये मेटा सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे इसका एक सेंटर ऑफ बायंसी है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो मेटा सेंटर पॉइंट की दूरी जो जी से है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसको कहते हैं मेटा सेंटर हाइट। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल में जो मेटा सेंटर है वो हमेशा जी से ऊपर होता है, मतलब स्टेबल केस में बॉडी फ्लोट करेगी तब जो मेटा सेंटर पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे बी एम जो डिस्टेंस है वो जी बी जी से ज़्यादा होगा, मतलब ये जो बी और एम का दूरी है, ये जो बी जी है इससे हमेशा ज़्यादा होती है। तीसरा जो जी एम है ये किसके बराबर होगा? बी एम में से बी जी को माइनस करोगे तो। अनस्टेबल कंडीशन में क्या होता है, जो एम होता है ना, एम, जैसे यहाँ पे एम ऊपर है तो उसमें एम नीचे चले जाता है और जी ऊपर हो जाता है अनस्टेबल में। और न्यूट्रल में क्या होता है, ये एम और जी जो है एक ही पोजीशन पे होते हैं। और यहाँ पे जो है ये मैंने डेफिनेशन बताई कि मेटा सेंटर होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द पॉइंट इन ए इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट। ठीक है, जो हमारी लिक्विड बॉडी होती है उससे जो रिजल्टेंट प्रेशर लगता है, किस पॉइंट पे लगता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर। मान लो ये कोई पानी वाली चीज़ है, ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ डाली, इसमें ये बॉडी डाली, तो जिस पॉइंट पे वो सारा पानी का लिक्विड प्रेशर लगता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? पॉइंट जहाँ पे रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करता है सबमर्ज्ड बॉडी में। तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है? इसको हम टोटल प्रेशर भी कहते हैं जो बॉडी पे लगता है सबमर्ज्ड बॉडी पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एन इंक्लाइंड प्लान इज। तो इंक्लाइंड प्लान का सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंट्रॉइड से नीचे होता है। देखो कैसे होता है, मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इस पेज में मैं आपको टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में बताता हूँ। देखो, अगर बॉडी हॉरिजेंटली डली हुई है पानी में, जैसे ये हॉरिजेंटली डली हुई है, उस वक्त टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट वाटर का इंटू एरिया इंटू एक्स बार के बराबर। और सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब ये पानी द्वारा जो प्रेशर है, और सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर ऑफ प्रेशर के बराबर होगी। मतलब अगर कभी पूछे हॉरिजेंटली इमर्स्ड सरफेस में ये दोनों एक ही पोजीशन पे होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लिया, वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस। यहाँ पे वर्टिकली बॉडी डाली हुई है तो यहाँ पे प्रेशर वैसे निकलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर जो है ये हो जाता है, देखो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो थोड़ा सा नीचे सेंट्रॉइड से, सेंटर ऑफ एरिया से, तो हो जाता है आई जी एक्स बार इंटू आई जी साइन थीटा अपान ए एक्स स्क्वायर। वर्टिकल है तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा आई जी अपान ए एक्स बार। तो आई जी किसके बराबर होगा हमारा? बी एच स्क्वायर बी एच क्यूब अपान ये 12, और अगर रेक्टेंगल है तो बी एच क्यूब अपान 36 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंट्रॉइड से नीचे होता है के ऊपर, तो देखो हल्का सा नीचे होता है, और कितना? आई जी अपान ए एक्स के बराबर। और वैसे होता है हमारा अगर इंक्लाइंड इमर्स्ड सरफेस है उसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर वैसे निकलेगा और सेंटर ऑफ प्रेशर भी नीचे होगा, और यहाँ पे एंगल दिया होगा क्योंकि ये कोई एंगल होगा 0 से 90 डिग्री पे। इसके अलावा देखो कर्व्ड इमर्स्ड सरफेस में टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर है उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल प्रेशर का स्क्वायर, इनका रूट। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वर्टिकल अपान हॉरिजॉन्टल। देखो ये हमारा कर्व्ड गेट है, इस पे वर्टिकल प्रेशर हॉरिजॉन्टल प्रेशर ये आ गया, रिजल्टेंट प्रेशर टोटल, इन दोनों के जो निकलेगा राइट एंगल थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए गाइज, यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लूइड और उनकी एग्जांपल है। सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड, जो पानी है, हवा है, कैरोसिन है, मरकरी है, ये कैरोसिन हो गया, ये सारे हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, याद रखिएगा। पूछते हैं थिक्सोट्रॉफिक कौन से होते हैं? देखो थिक्सो मतलब जो थोड़े गाढ़े हों, जैसे प्रिंटर की स्याही आ गया, केचअप आ गया, या कुछ पैंट्स जो हैं थिक्सोट्रॉफिक
होते हैं। इसके अलावा बिंगम, देखो बिंगम से आप याद रख सकते हो च्युइंगम, जो आप च्युइंगम जो चबाते हो तो बिंगम च्युइंगम मतलब उसकी तरह। तो टूथपेस्ट जो है कुछ हद तक च्युइंगम की तरह गाढ़ी होती है। सीवेज का स्लज आ गया, ड्रिलिंग मड आ गया, रेहियोपैक्टिक आ गया जैसे जिप्सम पेस्ट आ गया, लुब्रिकेट्स आ गया, और पेसियोडो प्लास्टिक में हमारा ब्लड आ गया, मिल्क आ गया, पेपर पल्प आ गया, साइरप आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्टिकल स्लाइस गेट 2/1 मीटर विद इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल विल बी। क्या कह रहा है, टोटल प्रेशर इस पर कितना होगा। एक गेट है, ठीक है, अब डायग्राम थोड़ी फिगर क्लियर नहीं है यहाँ पे। देखो एक गेट है, उस पर टोटल प्रेशर निकालने के लिए कह रहा है, तो किसके बराबर होगा। देखो पानी से कितना नीचे है गेट, 0.5 मीटर, ठीक है, तो पानी से 0.5 मीटर नीचे, तो यहाँ पे गेट पे कितना प्रेशर होगा, 0.5 इंटू 1000 हो जाएगा 500। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल गेट कितना है हमारा, 1 मीटर हाइट में यहाँ से यहाँ तक, टोटल हाइट 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 1500। अब ये हमारी प्रेशर डायग्राम बन गई। इस प्रेशर डायग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 500 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2 ये इंटू हाइट इसकी 1 मीटर है एरिया। और इसकी गेट जो है, जो वर्टिकल गेट है, ये ऐसे कितना दूर है, 2 मीटर है। तो एरिया इंटू 2 मीटर कर देंगे तो 2000 किलो जो पानी का प्रेशर इस गेट पे लग रहा है, जो कुछ इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज, ठीक है, जो प्रेशर ऑफ डिफरेंस होता है आउटसाइड और इनसाइड कितना होता है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। जो प्रेशर है होता है 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ भी किया है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से। ये देखो ये हमारे पास कोई स्फेरिकल ड्रॉप है जिसको मैंने हाफ काट दिया है, तो इसके सरकमफेरेंस के अराउंड जो फोर्स होती है वो होती है हमारी सरफेस टेंशन। यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन एक्ट करती है सरकमफेरेंस पे और प्रेशर एक्ट करती है सरफेस पे। अब अगर मुझे यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स है वो निकालनी होगी, तो प्रेशर फोर्स इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा इसका πr स्क्वायर, प्रेशर फोर्स इंटू एरिया, और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन इंटू पैरीमीटर, तो सरफेस टेंशन 2πr। इसको सॉल्व करूँगा तो प्रेशर जो है 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेस, ठीक है। क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाता है कम होता है, क्या सही है, तो ये पहले कम होता है और फिर स्टेपली। ये डायग्राम देखियो, यहाँ पे एल्टीट्यूड है, यहाँ पे प्रेशर है, तो अगर हम नीचे हैं समुद्री तट पे तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, देखो एल्टीट्यूड पे हम यहाँ पे पहुँचे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, यहाँ पे ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, तो नीचे बेस पे कितना ज़्यादा है, तो ये पहले स्लोली घटता है और फिर स्टेपली जो है वो घटने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 फॉर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मास डेंसिटी किस तरह मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास डेंसिटी पानी की 0 डिग्री सेल्सियस पे 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। इसको हम जी के साथ डिवाइड करते हैं तो जो यूनिट आता है वो किलो न्यूटन में आता है, या 101.9 kg सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर डिवाइडेड बाई मीटर की पावर 4। अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ फ्लो बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला स्टेडी और अनस्टेडी। स्टेडी फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। एक ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड कैरेक्टर जैसे उसकी वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी वो टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब टाइम के साथ अगर फ्लूइड कैरेक्टर जो है वेरी ना करे, स्टेडी फ्लो, और यही कैरेक्टर टाइम के साथ वेरी करें तो अनस्टेडी फ्लो। दूसरा फ्लो आ गया देखो यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसकी वेलोसिटी जो है वो स्पेस के साथ वेरी ना करे, मतलब वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज ना हो तो यूनिफॉर्म, वेलोसिटी स्पेस के साथ वेरी हो तो नॉन यूनिफॉर्म। अब तीसरा देखिए लैमिनर फ्लो क्या होता है। लैमिनर फ्लो को हम विस्कस फ्लो भी कहते हैं, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल लेयर्स में चलते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लूइड पार्टिकल जिसमें जिगजैग वे में चलते हैं। कंप्रेसिबल फ्लो जिनकी डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चार्ज होती है, जैसे गैसेस की। इनकम्प्रेसिबल जैसे वाटर जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। और यहाँ पे रोटेशनल ये ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो अपनी स्ट्रीम लाइन में अपना जो पार्टिकल है वो रोटेट कर जाते हैं, और इरोटेशनल जिसमें वो पार्टिकल रोटेट ना हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ मर्करी बैरोमीटर इज इंडिकेटेड एज 80 mm। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट दैट पॉइंट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापते हैं, तो अब बैरोमीटर था जिसमें फ्लूइड मर्करी था, तो अब मर्करी की जो वैल्यू आती है किसी जगह पे 80 mm आती है, मान लो हम किसी पहाड़ी पे कहीं पे भी,
तो वहाँ का हवा का दबाव कितना होगा। देखो हमारे पास दिया हुआ है हाइट मरकरी की 80 mm, डेंसिटी मरकरी की 13,600 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 13,600 kg पर क्यूबिक मीटर आती है। अब प्रेशर किसके बराबर होता है? ये होता है यहाँ पे डेंसिटी इंटू जी इंटू एच के बराबर। तो यहाँ पे डेंसिटी हमें 13,600 थी, जी 9.81 होता है और एच मीटर में ले लो 80/1000, तो जो प्रेशर है वहाँ पे 10.67 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच पैरामीटर ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एल्बोमीटर। तो देखो एल्बोमीटर का नाम नहीं सुना होगा आपने, तो एल्बोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जिसको फ्लो इक्वेशन भी कहते हैं वो किस पे बेस्ड है? तो ये बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। क्यों? देखो इस इक्वेशन में बताया जाता है कि टोटल मास जो है फ्लूइड का, मतलब डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या फ्लो इक्वेशन क्या कहते हैं कि जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। एरिया वेलोसिटी अलग हो सकते हैं, एरिया वेलोसिटी अलग हो सकते हैं, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। अब डिस्चार्ज होता है हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर, तो इसलिए A1 V1 = A2 VT। देखो मैं आपको बताता हूँ डिस्चार्ज होता है किसके बराबर है। डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो ये होता है मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट है, कितना केजी पानी कितने सेकंड में आया। अब देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मैं मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लिया /T। तो वॉल्यूम होता है मेरा एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वॉल्यूम को एरिया इंटू वेलोसिटी लिख लिया। अब लेंथ अपॉन टाइम जो है ये होता है मेरा वेलोसिटी, तो यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी कर दिया, तो ये केजी पर सेकंड में गैसेस के लिए यूनिट रखते हैं। और यहाँ पे हम डेंसिटी का यूज़ नहीं करते लिक्विड्स के लिए, तो यहाँ पे रखते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी क्यूबिक मीटर पर सेकंड, मतलब लिक्विड्स का डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आया हो। देखो वीडियो की ड्यूरेशन है, वीडियो लंबी ज़रूर है और लेक्चर भी बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं भी खुद ज़्यादा टाइम तक स्टडी नहीं कर पाता, बट यकीन मानिए कि ये सिंगल वीडियो सिंगल लेक्चर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की ऑलमोस्ट फुल नॉलेज दे देगा। आपको इधर उधर से नोट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, दूसरी वीडियोस पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम दीजिए खुद को और इस वीडियो को कंप्लीट समझ लीजिए, जितने क्वेश्चन है वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखो बर्नौली इक्वेशन में क्या आता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो ये बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो बर्नौली इक्वेशन मिलती कैसे? जो यूलर की इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करके, और ये जो इक्वेशन है ये यूलर की इक्वेशन है, याद रख लीजिए। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बर्नौली की इक्वेशन मिलती है। अब देखो फ्लो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, जैसे हमने बात की थी। और बर्नौली इक्वेशन में क्या कहता है, पोटेंशियल हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड जो है कांस्टेंट रहता है। मतलब ये अलग अलग हो सकते हैं, वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन 2 पॉइंट्स पे टोटल हेड जो है कांस्टेंट रहे। ये कहा था बर्नौली थ्योरम में टोटल हेड कांस्टेंट रहेगा। अब हाइड्रोलिक एनर्जी 3 तरह की होती है, एनर्जी का यूनिट जॉल होता है, मैंने आपको बताया था। एक होती है पोटेंशियल जो एलिवेशन की वजह से एनर्जी मिलती है, एक होता है प्रेशर जो फ्लो की वजह से, एक होता है काइनेटिक जो वेलोसिटी की वजह से। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट की वजह से, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच। प्रेशर एनर्जी, फ्लो एनर्जी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो मैनोमीटर वगैरह से पाइपलाइन में मेजर करते हैं, रिवर्स की प्रेशर एनर्जी 0 होती है। और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर। अब देखो टोटल हेड लिक्विड का क्या होता है, ये जितनी भी एनर्जीज हैं इन सब एनर्जीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। तो नीचे वेट ऑफ फ्लूइड डाल दिया, तो यहाँ से जो टोटल हेड बनता है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, ये बनते हैं, ये वैल्यूज़ याद रखिएगा। कई बार पूछते हैं कि जो एनर्जी है वो रिप्रेजेंट की जाती है एनर्जी पर यूनिट, तो वो होती है पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द डिस्चार्ज ओवर ए 90 डिग्री वी नॉट इज गिवन एज Q = 1.37 h/5/2 और Q क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, तो H मीटर में, तो CD की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा। अब देखो रेक्टेंगुलर नॉच के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, Q = 8/15 CD √2g tan θ/2 h⁵5/2। अब देखो ये नॉच या वेयर होती क्या है, एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द रिवर जो है वो बना दी जाती है, जिसका काम क्या होता है, पानी को रोकना। ये अलग अलग शेप की हो सकती है, जैसे ये शेप जो है ये आ गई वी नॉच, जिसको ट्रायंगुलर नॉच भी कहते हैं। ये हमारी सिंपल रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल हो सकती है। तो इधर से पानी जो है बहेगा, तो ये जो पानी की शीट होती है इसी को हम H कहते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रायंगुलर नॉच से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज इसने दे दिया था 1.37 h⁵5/2, तो इस सारे को सॉल्व करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आपको 0.58।
अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आपको कराता हूँ। देखो ये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको कंप्लीट नोट्स कहीं भी सिंगल वीडियो में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक टॉपिक को डिस्कस करता है ना बंदा, तो एक टॉपिक में बहुत टॉपिक्स आते हैं, तो ये फुल नोट्स एक सिंगल वीडियो में अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैंने अरेंज किया आपके लिए, तो आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नॉच या वेयर क्या होता है, याद रखिएगा Q = 2/3 CD B √2G h⁻3/2। B यानी L आ गया, मतलब ये देखो, ये मान लो अगर रेक्टेंगुलर नॉच है तो ये जो है इसकी लेंथ आ जाएगी, या जो B है तो इसकी जो हाइट होगी पानी की वो h आ जाएगी, बाकी यहाँ पे सारे कांस्टेंट हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज और ट्रायंगुलर नॉच जो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद डिस्चार्ज ट्रैपेजोइडल नॉच से क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच प्लस जो हमारी ट्रायंगुलर नॉच होगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला भी। अब देखो मैक्सिमम डिस्चार्ज ब्रॉड क्रेस्टेड वियर से कितना होता है, पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज ब्रॉड क्रेस्टेड वियर से होता है Q max = 1.71 CD LH⁻3/2। अब देखो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर क्या होता है, देखो ये जैसे मान लो पीछे से पानी आ रहा है और ये जो है ये हमने आगे दीवार लगा दी जो पानी को रोकेगी, पानी इसके ऊपर से ऐसे ऐसे बहेगा। तो इसके मैंने यहाँ पे शॉर्ट डायग्राम भी बनाया, आप देख सकते हैं। अब इसकी जो विड्थ है वो B है, और इसकी जो पानी के ऊपर इसकी जो हाइट होगी, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पानी इसके ऊपर से आएगा, ये दीवार के ऊपर से, तो इसकी एक हाइट होगी, ये वाली हाइट, जिसको हम H कहते हैं। अब इसके रिलेशन से हम बताते हैं कि हमारा जो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर है ये नैरो क्रेस्टेड वियर है। अगर ये जो विड्थ है, इसकी दीवार की विड्थ जो है वो जो पानी की हाइट बन रही है उसके हाफ से ज़्यादा है, तो वो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होता है। और वहीं पे अगर जो पानी की जो दीवार की विड्थ है वो कम हो h/2 से, मतलब इसके ऊपर मान लो ये h बन रहा है पानी की शीट, और इसका हाफ करो, जो वैल्यू आती है वो अगर B से कम आती है तो नैरो क्रेस्टेड, अगर B से ज़्यादा आती है तो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स वेरीज। तो लॉस ऑफ प्रेशर और लैमिनार फ्लो से डायरेक्टली वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा लॉस ऑफ हेड होगा। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, हेड लॉस किस तरह होता है, 32 म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी VL/γ d का स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, क्योंकि V जो है ऊपर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया था कि बर्नौली इक्वेशन जो रिटर्न की जाती है इस तरीके से, इसमें हर एक एनर्जी पर यूनिट किसके होती है, वेट की एनर्जी पर यूनिट वेट होती है, हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर शार्प एज ऑरिफाइस। जो शार्प एज ऑरिफाइस है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98 ली जाती है। इसके अलावा गाइस थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग साफ़ नहीं है, बट मैं बोले भी जा रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी मतलब सुन सकते हैं, देन इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी किसका होता है, ये होता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी को हम V मानते हैं और थ्योरेटिकल वेलोसिटी पिटॉट ट्यूब से आती है √2GH। ठीक है, यहाँ पे देखिए √2GH। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब देखो थ्योरेटिकल वेलोसिटी V = √2GH, ये पिटॉट ट्यूब से मिलती है, जो कि एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम की। याद रखना, कई बार पूछते हैं कि बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन कौन सी है, पास्कल की एप्लीकेशन कौन सी है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है इसकी वैल्यू वेरी करती है 0.95 to 0.99 डिफरेंट ऑरिफाइसेस के लिए, बट जनरली शार्प एज ऑरिफाइस के लिए इसकी वैल्यू 0.98 होती है। और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसकी वैल्यू शार्प एज ऑरिफाइस के लिए होती है 0.61, ये होता है π/π + 2। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी शार्प एज के लिए 0.98 और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 0.61, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस इज डन यूजिंग। तो प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाता है डिफरेंशियल मैनोमीटर से। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिवाइसेस है, देखो वेंचुरीमीटर ये डिस्चार्ज मेजर करता है पाइपलाइन का। देखो यहाँ पे कुछ डिस्चार्ज होंगे ओपन चैनल्स के, कुछ पाइपलाइन के। तो याद रखिएगा वेंचुरीमीटर पाइपलाइन का डिस्चार्ज मेजर करता है और बर्नौली की ही एप्लीकेशन है। ऑरिफाइस मीटर जिसको ऑरिफाइस प्लेट कहते हैं ये भी डिस्चार्ज मेजर करता है पाइपलाइन का, ये भी बर्नौली की इक्वेशन है। इसके अलावा ऑरिफाइस एंड माउथ पीस ये डिस्चार्ज मेजर करते हैं स्मॉल स्ट्रीम्स का। नॉचेज एंड वेयर ये डिस्चार्ज मेजर करते हैं ओपन चैनल या टैंक्स का। पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी ओपन चैनल्स की, या ठीक है ये बर्नौली इक्वेशन की या बर्नौली की एप्लीकेशन है। करंट मीटर से वेलोसिटी रिवर्स की मेजर करते हैं। हॉट वायर एनियोमीटर से मेजर करते हैं स्पीड सबमरीन्स की, ये वेलोसिटी ऑफ गैस। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हैंड राइटिंग साफ नहीं है या
जो PDF है या वीडियो साफ़ नहीं आ रही होगी, बट जो नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्बोमीटर मेजर करता है डिस्चार्ज को। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डिस्चार्ज ऑफ ए वेंचुरीमीटर इज गिवन बाई। तो वेंचुरीमीटर से जो थियोरेटिकल डिस्चार्ज होता है ना, ये होता है A1 × A2 √2GH डिवाइडेड बाई √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, इसकी वैल्यू 0.95 to 0.99 होती है। याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरीमीटर के लिए 0.95 से 99 होता है। वेंचुरीमीटर कंसिस्ट करता है 3 पार्ट पे, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट जो 20 डिग्री पे होता है, थ्रॉट और डाइवर्जिंग पार्ट जो 5 से 7 डिग्री पे होता है। मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है इस तरीके से पाइप में फिट कर दी जाती है। ये थ्रॉट होता है, ये इनलेट होता है, ये आउटलेट होता है, इसे डिस्चार्ज मेजर करते हैं। A1 एरिया क्रॉस सेक्शन का इनलेट पे और A2 एरिया क्रॉस सेक्शन का थ्रॉट पे। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डिस्चार्ज ऑरिफाइस से किसके बराबर होता है। देखो ऑरिफाइस से थियोरेटिकल डिस्चार्ज होता है A0 A1 √2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। A1 एरिया इनलेट पे, A0 एरिया ऑरिफाइस का, और CD होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑरिफाइस मीटर के लिए 0.64 से 0.66। देखो ये भी एक ऐसी ही डिवाइस होती है, पाइपलाइन में फिट करते हैं, यहाँ पे इस पर ऑरिफाइस प्लेट जैसी लगी होती है। तो यहाँ से पानी आता है तो वेन ऑफ कंडक्टर बनता है ऐसे। तो यहाँ पे ये होता है एरिया ऑरिफाइस का, ये आ गया इनलेट का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए गाइस, स्पेयर ऑफ डाया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एक स्पेयर है जिसका डाया 30 सेंटीमीटर है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड। डायनेमिक विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड की दी है 0.8 से 0.9। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। देखो रेनॉल्ड नंबर किस तरह होता है, विद द डेंसिटी फ्लूइड की इंटू वेलोसिटी इंटू डाया अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी पाइपलाइन के लिए। और यही फॉर्मूला अगर हमें बात करनी हो कि ओपन चैनल्स के लिए क्या होता है, बस यहाँ पे जो डाया है वो चेंज हो जाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ से। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, देखो 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 × 100, वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर डाल दी, और पॉइस दिया हुआ था तो इसको हमने जो है डायमीटर 0.3 मीटर, 30 सेंटी 0.3, और ये पॉइस में दिया डिवाइड बाई 10 कर दिया 0.08। तो ये 13,500 रेनॉल्ड नंबर आया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मोशन ऑफ ए आउटगोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड एट मिड पॉइंट ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड ओपन सिलेंड्रिकल टैंक विद वाटर इज। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये वॉश बेसिन है, दोबारा डायग्राम दिखाता हूँ। ये मान लो कि वॉश बेसिन है, इसमें पानी भरा हुआ था, इस होल को अचानक से खोलते हुए सारा पानी नीचे जाता है। तो यहाँ पे पानी कहीं ना कहीं ऐसे बनता है, तो उस पानी को कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, याद रखिएगा। तो यही स्टेटमेंट में भी बताया गया है कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है। अब ये वॉर्टेक्स फ्लो दो तरह का होता है, फोर्स्ड और फ्री। फोर्स्ड में एक्सटर्नल टॉर्क दी जाती है और फ्री में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दी जाती है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो वॉर्टेक्स फ्लो होता है सिलेंड्रिकल कंटेनर में, वो पैराबोला की शेप लेता है। मान लो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें पानी है, उसको आप ऐसे ऐसे यूँ मान लो उसको हिला रहे हो, तो यहाँ पे जो इसकी शेप बनती है, इस तरीके से जो शेप बनेगी वो पैराबोला बनेगी, और ये सेंटर से थोड़ा सा डाउन होता है और एजिस से राइज होता है। जो इतना सेंटर से डाउन होगा उतना एजिस से राइज होता है, वही इस स्टेटमेंट में यहाँ पे मैंने बताया। आप हो सकता है तो इसको पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सर्कुलर पाइप जिसका डाया 0.5 मीटर है और वो डिस्चार्ज ले रही है 50 लीटर पर सेकंड का। हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से 0.15 मीटर का है और फ्रिक्शन फैक्टर पाइप के लिए 0.01 का है। तो लेंथ पाइपलाइन की क्या होगी। देखो डार्सी-वेसबैक इक्वेशन क्या बताती है कि हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है। इसके मुताबिक हेड लॉस होता है FL_V²/2GD। F फ्रिक्शन फैक्टर, L लेंथ ऑफ पाइप, V वेलोसिटी ऑफ फ्लो, D डाया ऑफ पाइप होता है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई थी, खाली लेंथ नहीं दी हुई थी। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालेंगे हम, तो यहाँ से जो लेंथ है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 2267 मीटर। पाइप की जो लेंथ है वो इतनी होगी, इतनी लेंथ पे 0.15 मीटर का लॉस होगा इन कंडीशंस में। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो। यहाँ पे नोट देखिए, जो मेजर हेड लॉस होता है एनर्जी का, वो किस वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। बाकी लॉसेस को माइनर लॉस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में माइनर लॉस की बात करते हैं। तो माइनर लॉसेस में क्या क्या आते हैं। पहला लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो लॉस ऑफ हेड सडन कॉन्ट्रैक्शन क्या, मान लो ये पाइप आ रही थी, अब पाइप का डाया बढ़ गया, एनलार्जमेंट। तो पाइप का डाया कम था, अब बढ़ गया, तो इसको कहते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन
एनलार्जमेंट। तो इसमें जो हेड लॉस किस बराबर होता है हमारा, ये हो जाता है V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ये भी कई बार पूछते हैं, याद रखिएगा। दूसरा लॉस ऑफ एयर ड्यू टू सडन कंट्रक्शन, पाइप ऐसे थी, आगे जाके छोटी पाइप लग गई, मतलब सडन कॉन्ट्रैक्ट हो गया डाया, तो इसका जो होता है हेड लॉस होता है V स्क्वायर अपॉन 2G इंटू 1 डिवाइडेड बाई C माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो CC कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन आ गया। उसके बाद तीसरा गया लॉस ऑफ हेड इनलेट पे और आउटलेट पे। इनलेट पे होता है 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G, आउटलेट पे V स्क्वायर अपॉन 2G। अब इनलेट और आउटलेट क्या है, मान लो ये टैंक है और इसमें ये पाइप लगी हुई है, तो यहाँ से जब पानी इसमें जाएगा तो ये होता है इनलेट। तो इनलेट पे हेड लॉस होता है 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G, और आउटलेट पे जब यहाँ से पानी निकलेगा टैंक में जाएगा तो यहाँ पे हेड लॉस होता है V स्क्वायर अपॉन 2G। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए गाइस, द फ्लो इन ए पाइप हुज वेल इज बीइंग ओपन क्लोज ग्रेजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब देखो सपोज करो नलका ही मान लो, ठीक है, उसके नलके को आप बार बार खोल रहे हो, ठीक है, बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, तो उससे जो फ्लो बनता है वो बनता है अनस्टेडी फ्लो, याद रखिएगा। माइनर लॉस जो होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मतलब पाइप ऐसे आ रही थी, अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई, तो इसमें तो हम कहते हैं लॉस नहीं होना चाहिए, जो प्रेशर वो बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे जब जो कोई ना कॉन्ट्रैक्टर बनता है आगे जाके वो एक्सपेंड करता है तब लॉस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लेंथ ऑफ पाइप इज 100 मीटर, डाया इज 20 सेंटीमीटर, डाया ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इज 40 सेंटीमीटर, देन इट्स लेंथ इज। अब देखो इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा L1 अपॉन D1 की पावर 5, L2 अपॉन D2 की पावर 5 हो जाएगा। L1 दिया हुआ है, हमें L1 निकालना है, ठीक है। L2 दिया हुआ है 1000 मीटर, यहाँ पे 1000 डाल दिया हमने। उसके बाद D2 की पावर क्या थी, 20 की पावर 5 हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर की कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 20, दोनों की पावर 5 है तो 5 हो जाएगा, 20 दूने 40, 2 की पावर 5 इंटू 1000 करोगे तो 32,000 मीटर पाइप की लेंथ होगी। अब देखो ये पाइप इन सीरीज और कंपाउंड पाइप क्या होता है। देखो पाइप इन सीरीज या कंपाउंड पाइप का क्या मतलब है, मान लो एक ये पाइप है, आगे हमने पाइप का डाया बढ़ा दिया, आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3। अगर ऐसे पाइप लाइन है जिसमें अलग अलग डाया के पाइप्स कनेक्टेड हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंड पाइप्स या सिंपली पाइप इन सीरीज, याद रखिएगा, समझिएगा। तो पाइप इन सीरीज में जो हेड लॉस होता है वो होता है इंडिविजुअल पाइपलाइन में जो हेड लॉसेज होंगे उन सब का सम। इसको थोड़ा बहुत आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट बताता हूँ। इसमें रिजल्ट क्या बनता है कि अगर कंपाउंड पाइप, अब देखो कंपाउंड पाइप क्या होता है, जितनी भी ये पाइप्स थी जो मैंने आपको ऐसे बताई, इन सभी पाइप की जगह पे अगर हम सिंगल पाइप हम रिप्लेस करें तो उसका डाया क्या होगा। देखो इसकी लेंथ जो है इन 3 पाइप की लेंथ के बराबर होनी चाहिए, तो उसका डाया क्या होगा, तो वो जाएगा L अपॉन D की पावर 5, L1 अपॉन D1 की पावर 5, L2 अपॉन D2 की पावर 5, L3 अपॉन D3 की पावर 5, और L क्या हो जाएगा, तीनों पाइपों की लेंथ के बराबर। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर किया, तो ये इसका रिजल्ट था। इसके अलावा कई बार पूछते हैं पाइप इन सीरीज़ में क्या चीज़ होती है। इसमें डिस्चार्ज हर एक पाइप से सेम होगा, और पाइप इन पैरेलल में क्या होगा, जो हेड लॉस होगा हर एक पाइप में वो बराबर ही होगा। पाइप इन पैरेलल क्या है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये होता है पाइप इन पैरेलल। तो इनमें क्या होता है, जो हेड लॉस होता है वो हर एक में बराबर ही होता है। यहाँ पे देखिए अब पूछ रहा है डायमेंशन जो होते हैं एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसमें खाली t-1 आएगा, L0 M0 t-1। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रिनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स डिस्कस करते हैं। देखो रिनॉल्ड डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। सबसे पहले रिनॉल्ड नंबर ये होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, फ्रॉड नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, वेबर नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, यूलर नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, और मैक या काउची नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, याद रखिएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनमें कई बार क्वेश्चन आते हैं तो याद रख लीजिएगा। हर एक फोर्स में देखो ऊपर जो है इनर्शिया फोर्स ही आती है, जो नीचे वाली फोर्सेज है वो चेंज हो रही हैं। तो फ्रॉड नंबर किसके बराबर होता है, ये वेलोसिटी, ठीक है, मीन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइड्रोलिक डेप्थ। अब ध्यान दीजिएगा हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है। अब देखो एक होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, वो होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, एक होता है खाली हाइड्रोलिक डेप्थ, तो ये होता है एरिया अपॉन टॉप विड्थ चैनल की। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए गाइस, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन किसका फोर्स है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन
फ्लोइंग फ्लूइड की इनर्शिया फोर्स होती है। विस्कस फोर्स क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ग्रेविटी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसके अलावा सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ में और कितनी लेंथ है जिसमें सरफेस टेंशन हो रही है। प्रेशर फोर्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया, और इलास्टिक फोर्स प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया फ्लोइंग फ्लूइड के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अगर मैक नंबर फ्लोइंग फ्लूइड का 1 से कम है तो वो कौन सा फ्लूइड होगा। अब देखो मैक नंबर के हिसाब से 4 तरह का फ्लो होता है। सबसोनिक अगर 1 से कम है, ठीक है, अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम है वो सबसोनिक फ्लो होता है। उसके बाद सोनिक फ्लो अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 के बराबर है। सुपरसोनिक अगर मैक नंबर 1 से 6 तक है, और हाइपरसोनिक अगर मैक नंबर जो है वो 6 से ज़्यादा आता है, उस फ्लो को हम हाइपरसोनिक फ्लो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए गाइस, द फ्लो इज क्लासिफाइड इज लैमिनर फ्लो व्हेन द कैलकुलेटेड रिनोल नंबर इज। देखो रिनोल नंबर किस से कम हो या क्या हो तो लैमिनर कहते हैं। देखो फ्लो जो है पाइप में लैमिनर तब होता है रिनोल नंबर 2000 से कम हो तो लैमिनर, 4000 से ज़्यादा हो तो टर्बुलेंट, इन दोनों के बीच हो तो ट्रांजिशन। पाइपलाइन में याद रखिएगा, पाइपलाइन में देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, एक हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। रिनोल नंबर 2000 के कॉरेस्पॉन्डेंट पाइप में जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, और रिनोल नंबर 2800 के कॉरेस्पॉन्डेंट जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके अलावा जो आइडियल फ्लूइड होते हैं ना, इमेजिनरी फ्लूइड, इनका रिनोल नंबर की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रॉड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉड नंबर की जो रेंज होती है वीक जंप के लिए क्या होती है। देखो जंप के हिसाब से फ्रॉड नंबर की वैल्यूज़ क्या होती है ये याद रख लो। देखो 5 तरह की जंप होती है, अंडुलर, वीक, ऑस्किलेटिंग, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग। अंडुलर के लिए फ्रॉड नंबर 1 से 1.7 तक, वीक के लिए 1.7 से 2.5, ऑस्किलेटिंग के लिए 2.5 से 4, 4.5, और स्टेडी के लिए 4.5 से 9, और स्ट्रॉन्ग जंप के लिए इसकी वैल्यू जो है 9 से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लिए, फॉर डिफाइनिंग द फ्रॉड नंबर एप्लीकेबल टू चैनल ऑफ एनी साइड द लेंथ पैरामीटर यूज्ड इज। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रॉड नंबर को डिफाइन करने के लिए किसी भी तरह के चैनल के शेप में लेंथ पैरामीटर वो क्या यूज़ करते हैं, तो ये फ्रॉड नंबर होता है जो मैंने आपको पीछे बताया था, फ्रॉड नंबर V/√GD, और GD जो है वो हाइड्रोलिक डेप्थ है ना कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो इसमें जो लेंथ पैरामीटर यूज़ होता है वो होता है टॉप विड्थ, क्योंकि एरिया अपान टी, क्योंकि जो D है मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक डेप्थ होता है, वो होता है एरिया अपान टॉप विड्थ, A/T। तो जो लेंथ पैरामीटर है वो हमारा टॉप विड्थ यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द फ्लो ऑफ ओपन चैनल इज लैमिनर इफ द रिनोल नंबर इज लेस देन। अगर ओपन चैनल में रिनोल नंबर 500 से कम है तो लैमिनर फ्लो, और अगर वो 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट, और 500 से 2000 के बीच में है तो ट्रांजिशन फ्लो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्हेन द फ्लो इन एन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वैरिड फ्लो द फ्लो इज सेड टू बी। अगर फ्लो जो है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है तो उसको कहते हैं स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, ये ही क्वेश्चन JK PSC के एग्जाम में पूछा गया था इस बार। द टर्म अल्टरनेट डेप्थ इन एन ओपन चैनल रेफर्स टू। देखो ओपन चैनल में अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है, देखो इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो है, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 ऐसी डेप्थ है जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू सेम है। तो बोलता है ऐसी 2 डेप्थ जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू सेम हो, उन डेप्थ को कहा जाता है अल्टरनेट डेप्थ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए y1 और y2 को हम अल्टरनेट डेप्थ कहेंगे, ऐसी डेप्थ जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्लोट नंबर क्या होता है। देखो सब क्रिटिकल के लिए फ्लोट नंबर 1 से कम, क्रिटिकल के लिए 1, और सुपर क्रिटिकल के लिए 1 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन रेक्टेंगुलर चैनल की क्या होती है, जिसमें हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ डेप्थ के। देखो यहाँ पे चैनल के डिस्चार्ज को लेके, मतलब ओपन चैनल्स को लेके 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखो याद रखिएगा, ओपन चैनल का डिस्चार्ज या तो चेजी फार्मूला से या तो मैनिस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो चेजी फार्मूला से नदी की वेलोसिटी होती है C√m/, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो कौन सा पैरामीटर क्या है, यहाँ पे Q डिस्चार्ज है, A एरिया चैनल का, C चेजी का कांस्टेंट, M हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और I बेड स्लोप है। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है एरिया अपान पैरामीटर, और पीछे हाइड्रोलिक डेप्थ वो होता है एरिया अपान टॉप विड्थ। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा।
इसके अलावा देखिए हमारा मैनिंग में डिस्चार्ज किया जाता है एरिया इंटू एन की पावर 2/3 आई की पावर 1/2 एन, और एन है मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट और एम वही हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। यहाँ पे देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कैनाल की क्या होती है, एक ऐसी सेक्शन जिसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले हम गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया और बेड स्लोप के लिए। वेटेड पैरामीटर मिनिमम हो तो मोस्ट इकोनॉमिकल कहा जाता है, जिसमें गिवन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज के लिए हमें लेसर एक्सकवेशन वर्क पड़े। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 46 पे, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन किसको माना जाता है, जिसमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ हो। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन भी उसी को माना जाता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ हो। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन किसको माना जाता है, जिसमें ये जो एंगल हो बिल्कुल 90 डिग्री को, मतलब सेंट्रल लाइन से 45 इस साइड 45 इस साइड। और मोस्ट देखो मैक्सिमम डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर चैनल में कब होगा, जब उसकी जो बेस पे विड्थ होगी डेप्थ ऑफ फ्लो के 2 टाइम्स होगी, मतलब ये डी है तो ये जो है ये 2d के बराबर अगर हो तो ये हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज देगी। ट्रेपेजॉइडल मैक्सिमम डिस्चार्ज कब देगी, जब जैसे ये मान लो ट्रेपेजॉइडल चैनल है, इसकी जो टॉप विड्थ है इसका अगर हाफ करोगे तो ये हाफ इस एक स्लोप के बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर है तो ये मैक्सिमम डिस्चार्ज देगी ट्रेपेजॉइडल चैनल। उसके अलावा मैक्सिमम डिस्चार्ज सर्कुलर सेक्शन कब देगी, अगर सर्कुलर सेक्शन में जो पानी बह रहा है वो जो पानी बह रहा है टोटल डाया के 0.95 टाइम्स अगर वो फ्लो करे, देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम डिस्चार्ज देगी। इसके अलावा मैक्सिमम वेलोसिटी सर्कुलर सेक्शन कब देगी, जिसमें जब जो फ्लो है 0.8 टाइम्स हो, मतलब टोटल डाया के 0.8 टाइम्स अगर फ्लो बह रहा हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी देती है। इसके अलावा डेप्थ वाटर की चैनल में कॉरस्पॉन्डेंट टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, पीछे पढ़ा था हमने कि 2 स्पेसिफिक एनर्जी जहाँ पे सेम हो उस वक्त जो डेप्थ होती है वो होती है हमारी अल्टरनेट डेप्थ। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो क्रिटिकल डेप्थ, और अगर नदी में डेप्थ ऑफ फ्लो जो है इस क्रिटिकल डेप्थ से कम हो उस फ्लो को टोरेंटल फ्लो कहते हैं, और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो जो है इस क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हो तो ट्रंकी फ्लो कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इन रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी टू क्रिटिकल डेप्थ। रेशियो स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ का क्या होता है, देखो स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ का रेशियो रेक्टेंगुलर चैनल में 3/2 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 डायमेंशन जो होती है चेजिस कांस्टेंट की, देखो चेजिस कांस्टेंट की वेलोसिटी होती है c√m/, तो यहाँ से c क्या हो जाएगा v/√m/, तो वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे m और i की डालोगे तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो आता है L/T² की पावर 1/2, ये डायरेक्टली याद रख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लॉसेज इन ओपन चैनल वेरी प्रोपोर्शनल टू, देखो हेड लॉस डायरेक्टली वेलोसिटी की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, स्पेसिफिक एनर्जी कह रहा है, बताइए kg/kg में मीटर kg/kg में कितनी होगी अगर वेलोसिटी फ्लो की 2.2 मीटर पर सेकंड और डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर। तो स्पेसिफिक एनर्जी होती है डेप्थ ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर 2.22 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 1.2 में 5 मीटर स्पेसिफिक आ रही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, रेनॉल्ड नंबर फॉर ए पाइप फ्लो इज गिवन बाय, तो रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर होता है, मैंने आपको पीछे बताया था पाइपलाइन में वेलोसिटी मीन वेलोसिटी फ्लो की इंटू डाया पाइप इंटू डायनेमिक डेंसिटी अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी, और यही ओपन चैनल्स के लिए क्या हो जाता है सेम, सिर्फ यहाँ पे जो डी है डी रिप्लेस होता है हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, उसको चाहे आर से कर दो या एम के साथ कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, फ्रांसिक टरबाइन क्या है, रिएक्शन टरबाइन। अब टरबाइन होता क्या है, टरबाइन हमारी हाइड्रोलिक मशीन होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। अब देखो इनकी क्लासिफिकेशन पे बात करें तो एनर्जी जो इनलेट है उसके हिसाब से 2 तरह के होते हैं, इम्पल्सिव और रिएक्शन। अगर जो है इनलेट ऑफ टरबाइन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो तो वो इम्पल्सिव होते हैं, और अगर काइनेटिक और प्रेशर दोनों हो तो रिएक्शन टरबाइन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, इन द सिलेक्शन ऑफ टरबाइन बाय स्पेसिफिक स्पीड और हेड। देखो 3 तरह के टरबाइन होते हैं जनरली, पेल्टन, फ्रांसिक, कैप्लन। पेल्टन टरबाइन जो है, देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को मैं मिक्स कर रहा हूँ। पेल्टन टरबाइन का यूज़ तब होता है जब हेड 300 मीटर से ज़्यादा हो, इसलिए इनको हाई हेड टरबाइन कहते हैं। और यही जो पेल्टन टरबाइन है इनमें स्पेसिफिक स्पीड होती है 8 से 30 सिंगल जेट के लिए और 30 से ज़्यादा होती है मल्टीपल जेट के लिए। मतलब पेल्टन टरबाइन को हम लो स्पीड टरबाइन और हाई हेड टरबाइन कहते हैं। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे फ्रांसिक टरबाइन, इसमें हेड 15 से 150 मीटर मीडियम हेड टरबाइन, और फ्रांसिक टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड 40 से 450 मीडियम स्पीड टरबाइन।
तीसरा आ गया हमारा कैप्लन टरबाइन 25 से 50 मीटर लो हेड, और यहाँ पे देख लो कैप्लन को स्पेसिफिक स्पीड 300 से 900 चाहिए, तो स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से ये हाई हेड है, हाई स्पीड टरबाइन, और हेड के हिसाब से लो हेड टरबाइन। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन। सबसे पहले हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये होता है रनर पावर अपॉन वाटर पावर, मतलब पावर डिलीवर टू रनर, पावर सप्लाइड एट इनलेट। ठीक है, देखो जब पानी टरबाइन पे गिरेगा उस वक्त जो उसकी पावर होता है पावर सप्लाइड एट इनलेट, और रनर को जितनी पावर मिली वो होती है पावर डिलीवर टू रनर। अब रनर को पावर थोड़ी कम ही मिलती है, तो इस एफिशिएंसी को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहा जाता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, देखो रनर को जो पावर मिली उसमें से कितनी पावर वो शाफ्ट को देता है, तो शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर, ये होता है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, कितना पानी जो है स्ट्राइक किया रनर को और कितना पानी सप्लाई किया था टरबाइन से कि जो स्ट्राइक करना चाहिए रनर को। और ओवरऑल एफिशिएंसी होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी का रेशो। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है हमने हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स के ये कंप्लीट कर दिए 60 क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये 60 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी वीडियो साफ़ नहीं बनी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं श्योर करूँगा जो हमारी सॉइल मैकेनिक्स पे होगी और फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स पे फुल सिलेबस पे, तो वो अच्छी हो, इससे थोड़ी क्लियर हो। तो गाइज़ थैंक यू।